जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ पटवार भर्ती 2025 के लिए रिवीजन क्लास। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं रिवीजन क्लास के ऊपर नए नए टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ, ठीक उसी क्रम में आज अपने पास होंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जिसके 7 से 8 प्रश्न इस परीक्षा में बनने की पूरी पूरी संभावना है। और उसी भारत के भूगोल के लिए आज मैं रिवीजन क्लास आपके पास लेकर आया हूँ। और इस भारत के भूगोल में अपन रिवीजन करेंगे भारत की स्थिति और भारत की सीमा के बारे में, तथा उससे जुड़े एक भौगोलिक प्रदेश हिमालय के बारे में। हिमालय के साथ में प्रमुख दर्रा कौन कौन सी है, प्रमुख हिमालय कौन कौन से है, प्रमुख पठार कौन कौन से है, उन सभी को इस शॉर्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपन करते हैं शुरू भारत का भूगोल। ठीक है, जैसा कि अपने को पता है भारत गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अर्थात अपन कहे कि जो भी अक्षांशीय रेखा है वो दोनों उत्तरी उत्तरी चलेगी। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, तो अपने को ध्यान रखना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना, कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अवस्थिति है, या कह सकते हैं भारत स्थित है। दोनों उत्तरी होगा क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के कारण दोनों उत्तर दक्षिण जो क्षेत्र है, दोनों एंड पॉइंट है, उन दो एंड पॉइंटों के मध्य का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट, इसका विस्तार है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब अपन कहें भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो पता है अपने को 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। ये पूरे भारत का एक तरह से पूर्व से पश्चिम तक का जितना विस्तार है, देशांतर रेखा जो बीच में से निकल रही है वो विस्तार है, जिसमें अपन कहें पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतरीय विस्तार है। अब ये समझना अपने कोई देशांतर विस्तार है कौन सा, तो पूरा का पूरा भारत पूर्वी देशांतर के अंदर अवस्थित है। इस कारण दोनों ही पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार से दोनों पास हो गया। ठीक है, 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ठीक है, और अपन कहें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो अपने को ध्यान रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। वापस बोलूं मैं आपको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह भारत का एक तरह से पूरा क्षेत्रफल है। तो अपन देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में स्थान कितना है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा था, दूसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार कहे तो भारत का स्थान कितना है, दूसरा है विश्व में, चीन के बाद। फिर अपन कहें रूस का जो क्षेत्रफल है उसका भारत में कितना है, कहते हैं कि रूस का क्षेत्रफल उसका लगभग भारत 1/5 है। तो सोचो 5वां भाग है रूस का, तो रूस कितना बड़ा देश है। फिर अपन कहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/3 भाग भारत है। रूस का 1/5, संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/3 भाग भारत है। और ऑस्ट्रेलिया का 2/5 भाग भारत है। ऑस्ट्रेलिया का 2/5 भाग भारत है। तो ध्यान रखना कि रूस का 1/5, ऑस्ट्रेलिया का 2/5 और संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/3 भाग भारत है। इतना उनका क्षेत्रफल है, उसका इतना भाग में भारत अवस्थित है, या भारत का भूभाग फैला हुआ है। वापस बोलता हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अपन आगे देखते हैं कि विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है। पूरे विश्व की 100% भूमि में से 2.4% भूमि भारत के पास है। और विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, ये भी अपने को ध्यान में रखना। अब अपन कहें कि भारत के क्या है, तो भारत के ध्यान रखना, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है वो अपने को याद रखना, नेपाल, भूटान व चीन। उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। और अपन कहे कि दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में है श्रीलंका और हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, श्रीलंका और हिंद महासागर। फिर अपन कहते हैं कि पूर्व में क्या है, पूर्व के अंदर बांग्लादेश है, म्यांमार है, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है, तो अपन कहे अरब सागर है और पाकिस्तान है। अरब सागर और पाकिस्तान है। एक तरह से भारत इन सब के बीच में अवस्थित है। वापस बोलता हूँ, उत्तर में क्या है, नेपाल, भूटान, चाइना और अपन कहे कि हिमालय। ठीक है, उसके नीचे है। पूर्व के अंदर क्या है, तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है, उसके पश्चिम की तरफ है। और पश्चिम में क्या है, तो पाकिस्तान है और अरब सागर है, उसके पूर्व की ओर भारत है। और नीचे अपन दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है और हिंद महासागर है। एक तरह से इसके मध्य भारत फैला हुआ है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, प्रायद्वीपीय भारत जो अपन देखते हैं पूरे भारत का नक्शा, जो एक अपन पूरा भारत का नक्शा, उसमें जो अंतिम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। वो क्या है, कन्याकुमारी। परंतु अपने ध्यान रखना कि भारत के भूभाग के अंदर बहुत सारे द्वीपों को शामिल किया, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, दमन द्वीप है, ये सब क्या अपने भारत के अंदर शामिल है। इसलिए अपन कहते हैं कि उससे भी नीचे एक अपने पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार के अंदर इंदिरा
पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के अंदर, उसको भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहा गया है। दो चीजें, प्रायद्वीपीय भारत, ये भारत का पूर्ण नक्शा, उसमें सबसे अंतिम क्या है, कन्याकुमारी, इस तरफ क्या आ गया, निकोबार, और उस ग्रेट निकोबार के नीचे सबसे अंतिम बिंदु, इससे भी नीचे आता है वो, और वो है अपने पास इंदिरा पॉइंट, और वो है अपने सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ठीक है, ये देखना। और भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है, उत्तर के अंदर अंतिम बिंदु कौन सा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल अंतिम बिंदु है, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो कुछ अपने को ध्यान रखना, देश की चतुर्दिक दिशा यदि अपन पूछे, चारों दिशा की तरफ अपन ध्यान रखेंगे क्या क्या इसका मेन बिंदु है, तो अपने को वापस बताता हूँ। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर के अंदर, पश्चिमी बिंदु राजहर किक, पश्चिमी बिंदु क्या है, राजहर किक गुजरात के अंदर, और पूर्वी बिंदु क्या है, वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये क्या एक तरह से पश्चिमी या पूर्वी बिंदु है, ये क्या है, पूर्वी बिंदु है। ठीक है, तो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। मुख्य भूमि जो भारत का भूभाग है, प्रायद्वीपीय भूभाग है, उसका मुख्य बिंदु क्या है, तो अपन उसका अंतिम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। ये कुछ अपने पास था चतुर्दिक। अब अपन कहे कि भारत की सीमा फैली हुई है अलग अलग जगह पर, और बहुत सारे देशों के साथ लगती है, तो 7 देश है जिसके साथ भारत अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, उसमें से पहला देश अपने पास पाकिस्तान करे, तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम भाग के अंदर है, तो अपन उसमें ऊपर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन सब के साथ सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है, तो ध्यान रखना 3310 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 3310 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान भारत के साथ। फिर अपन कहते हैं कि अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान किसके साथ सीमा बनाता है, तो जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा बनाता है अफगानिस्तान, जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। फिर अपन कहे चीन, और चीन जिस तरह अपन पाकिस्तान से पश्चिम की तरफ चले थे, अब ऊपर से अपने को कहा चलना है, पूर्व की ओर चलना है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तरांचल या उत्तराखंड, फिर अपन के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ऐसे घूमते हुए अपन आते हैं। तो ये सब इनके राज्य आते हैं। कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये है जो चीन के साथ लगते हैं, और चीन के साथ टोटल सीमा कितनी है, तो 3439 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है, 3439 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है, 3439 किलोमीटर चाइना के साथ अपनी सीमा बनाता है। फिर अपन देखते हैं नेपाल, नेपाल भी उत्तर में है, और नेपाल भी किसके साथ जुड़ा रहता है, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तरांचल के साथ, बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ, सिक्किम के साथ। तो नेपाल भी 5 देशों के साथ अपनी सीमा, 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और भारत और नेपाल की सीमा कितनी है, तो ये याद रखिए 1761 किलोमीटर, मात्र 1761 किलोमीटर, 1761 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ नेपाल बनाता है, या कहे कि भारत नेपाल के साथ बनाता है, जिसमें भारत के 5 राज्य आते हैं। ठीक है, 5 राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसको बोलते अपन, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य भारत के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं 1761 किलोमीटर की। फिर अपन देखते हैं भूटान, भूटान की उत्तर पूर्व के अंदर एक तरह से अपन कहे तो, और भूटान के साथ भी 4 राज्य है, 4 राज्य कौन से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश ये 2 अलग है, जो किसके साथ है, भूटान के साथ भी लगते हैं, और 2 सिक्किम और पश्चिम बंगाल है जो नेपाल और भूटान दोनों के साथ लगाते हैं सीमा। तो 4 राज्य इसके साथ भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर कहते हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश भी पूर्व में है, एक नया देश, और उसके साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। इसमें जो त्रिपुरा है ना, वो ध्यान रखना है कि त्रिपुरा 3 ओर से एक तरह से अपन कहे कि बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें वापस बोलता हूं मैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य है। फिर अपन देखते हैं म्यांमार, और म्यांमार के साथ 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और भारत और म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर, भारत और बांग्लादेश की सीमा है 4096 किलोमीटर, भारत और चीन की सीमा है 3439 किलोमीटर, भारत और पाक की सीमा है 3310 किलोमीटर, भारत और नेपाल की सीमा है 1761 किलोमीटर, भारत व म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर, भारत व भूटान की सीमा है 587 किलोमीटर, 587, मात्र 587 किलोमीटर की सीमा यह बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को कि कौन से राज्य है, कौन से देश है, और किस देश के साथ कितनी सीमा बनाते हैं, ये अपने को प्रश्न ध्यान में रखना है। 1-2 बार वापस आप पीछे जाके देख लेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। अपन आगे चलते हैं। अब अपन कहे कि कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है, तो ध्यान रखना झारखंड का रांची,
झारखंड का रांची शहर है वो कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा उसके बीच से गुजरती है, ये ध्यान रखना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और जिसमें अपने को ध्यान रखना, गुजरात से यदि शुरू करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा एक तरह से 8 राज्य है जिसमें बीच में से गुजरती है, अपने पास है। वापस बोलते हैं, गुजरात से चले, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यदि राजस्थान पहले आता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर अपन कहे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। वापस बोलो, यदि पूर्व से चले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। एक तरह से ये अपन कहे तो 8 राज्य है जो राजस्थान, जो भारत के है और जो कर्क रेखा से जुड़े हुए, या कहते हैं कि कर्क रेखा उसमें से निकलती है। भारत का मानक समय क्या है, प्रश्न पूछा जाता है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है, तो ध्यान रखना, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का समय है और यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। प्रश्न पूछा जाता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर कौन सा समय गुजरता है, तो 82.5 डिग्री, और यही भारत का मानक समय है, यही भारत में समय गिना जाता है। ठीक है, उसी को समझकर पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यह ग्रीनविच है, वर्तमान में ऐसे इसको बोले तो अपन मिर्जापुर भी बोल सकते हैं, नैनी को मिर्जापुर भी बोल सकते हैं। ग्रीनविच माध्य जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे। ये जो ग्रीनविच का जो माध्य है, एक तरह से उसका औसत है, उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे का समय, 5 घंटे 30 मिनट के आगे का समय अपने पास है, ये भी अपने को याद रखना है। अब अपन कहे कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, यदि अपन कहे कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, उसके बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी है, तो अपने को याद रखते हैं उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर का विस्तार है, 2933 किलोमीटर दूरी दोनों छोर के मध्य है। वापस बताओ, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की सीमा एक तरह से दोनों बनाते हैं, भारत के बीच में स्थित है। इसके भारत की कुल सीमा क्या है, यदि अपन कहे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर की कुल स्थलीय सीमा है। और भारत की तटीय रेखा की सीमा बोले तो 6,100 किलोमीटर है, 6,100 किलोमीटर तटीय सीमा है, जो गुजरात से लगाकर पश्चिम बंगाल तक है, पश्चिम बंगाल तक है। एक तरह से पूरी तटीय सीमा अपने पास पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक कितनी, 2933 किलोमीटर, और भारत की समुद्री सीमा कितनी है, टोटल तो 7516.6 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, और स्थलीय सीमा कितनी, 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि, जो मुख्य भूमि है उसमें कितनी है, तो 6100 किलोमीटर की समुद्री सीमा पाई जाती है। ठीक है, तो समुद्री सीमा भी दो है, एक तो प्रायद्वीपीय वगैरह सब मिलाकर है, तो वो कितनी है, 7,516.6, 7,516.6, और सिर्फ अपने तटीय प्रदेश है, भारत का भूभाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, उसकी जो यदि तटीय रेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर की तटीय रेखा है। ठीक है, समुद्र के साथ सीमा बनाता है। अब अपन कहे कि भारत की तट रेखा वाले राज्य कौन से, तो अपने को शुरू करना है गुजरात से। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। वापस बोलता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये टोटल 9 राज्य है जो भारत के तट रेखा पर स्थित है। वापस बोलता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और एक और है कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 9 राज्य है जो अपने को ध्यान में रखने हैं, जो भारत के तटीय प्रदेश पर स्थित है। ये ध्यान रखना। फिर अपन कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य के अंदर माना जाता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान रखना अपने को। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, सिक्किम है। तो 4 प्रश्न बनते हैं अपने पास। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन सा है, तो अपने पास है सिक्किम। सिक्किम अपने सबसे छोटा राज्य माना जाता है। फिर अपन कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान व निकोबार द्वीप है, वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान व निकोबार जो द्वीप है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप। सबसे छोटा किसको मानते हैं, लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मानते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल या फिर जनसंख्या दोनों में छोटा है। क्षेत्रफल में अंडमान व निकोबार केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है, और दिल्ली है जो जनसंख्या में बड़ा है। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न अपने पास कवर हो गए। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान भारत
का सबसे बड़ा मरुस्थलीय भाग अपने पास रखता है। ठीक है, एक सबसे बड़ा मरुस्थलीय भाग है। नहीं कहे कि मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, तो वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पठारी भाग किसके पास है, वो है मध्य प्रदेश के पास। सर्वाधिक पठार है मध्य प्रदेश के बाद। अपन कहे कि सर्वाधिक वन भी कौन रखता है, वो भी मध्य प्रदेश अपने पास रखता है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक पठार कहाँ पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं जंगल। फिर अपन कहे भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी, कितने कुल द्वीप है भारत में, है ना, तो कुल संख्या 248 द्वीपों की संख्या है। और जिसमें से बंगाल की खाड़ी के अंदर 223 है और बाकी 25 द्वीप है जो अरब सागर की खाड़ी के अंदर है, अरब सागर में। तो अपन कहे कि 223 तो किसमें, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप है छोटे मोटे, वो भारत के अंदर शामिल है। और 25 द्वीप ऐसे जो अरब सागर में, वो भी भारत के अंदर शामिल है। तो अपन कहे कि 248 कुल द्वीप है भारत में। अब अपन कहे भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, वो जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। पूर्वी घाट, अब देखो घाट है, घाट एक तरह से तट। ठीक है, तो पूर्वी घाट को कोरमंडल तट कहते हैं। कोरमंडल, कोरोमंडल भी बोल सकते हैं, कोरमंडल भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। दोनों तट है, पूर्वी और पश्चिमी, एक को मालाबार तट, एक को कोरमंडल। पश्चिमी को मालाबार, कोरमंडल को पूर्वी तट, ये दोनों अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अपन कहे कि मानक समय की जो रेखा है 82.5 डिग्री, जो मानक समय है, जो 5 घंटे 30 मिनट आगे है अपने पास, और वो क्या है, तो वो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, और वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है। तो अपने को राज्य याद रखने हैं, और राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा 5 राज्य है जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा गुजरती है। वापस बोलो, प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर से 82.5 डिग्री मानक रेखा गुजरती है। और अपन चले कि भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगरों वाला राज्य है। जबकि सबसे कम नगर कहां पर है, मेघालय के अंदर सबसे कम नगर है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, जहां पर नगर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो है सिक्किम है। वो कौन सा है, सिक्किम है। तो 4 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, वापस बोलता हूँ मैं। सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम नगर कहां पर है, मेघालय के अंदर। सर्वाधिक नगरों में रहने वाली जनसंख्या कहां पर है, महाराष्ट्र में। सबसे कम नगर में रहने वाली जनसंख्या कहां पर है, तो सिक्किम के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है। फिर अपन कहे कि भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई, कहते हैं कि भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 18,43,420 किलोमीटर है। ये वक्त के साथ बदलती रहती है, इसलिए आप इसको अपनी बजट के अंदर, जो आर्थिक समीक्षा होती है उसके अंदर आप जरूर देखें। ठीक है, फिर अपन कहे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है 7, नेशनल हाईवे 7 है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। बनारस से कन्याकुमारी तक फैला हुआ, टोटल किलोमीटर कितना है, तो 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे 7 फैला हुआ है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, फिर अपन कहे तिरुवनंतपुरम व कोचीन नगरों में, तिरुवनंतपुरम व कोचीन नगरों में मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है, मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है। आगे अपन देखते हैं, कुछ चैनल होते हैं, ध्यान रखना, कुछ चैनल होते हैं, कुछ चैनल होते हैं, और उन चैनलों को अपन डिग्री के रूप में जानते हैं। जैसे पहला है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। जो इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया को अलग करता है, समझना आप, इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया को अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। चैनल का मतलब खाड़ी भी हो सकता है, चैनल का मतलब स्ट्रेट भी हो सकता है, कोई भी कहना आपने को। फिर कहते हैं लघु अंडमान व निकोबार, लघु अंडमान व निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, यानी अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से जुड़ा रहता है। फिर अपन के मिनिकॉय व लक्षद्वीप, मिनिकॉय व लक्षद्वीप 2 द्वीप है, और वो 9 डिग्री चैनल से जुड़े रहते हैं। मालदीव व मिनिकॉय, मालदीव व मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। भारत व श्रीलंका मन्नार की खाड़ी के साथ जुड़ा है, भारत व श्रीलंका मन्नार की खाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। और पाक की खाड़ी कौन सी, पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी पाक स्ट्रेट है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कुछ विभाजित स्थल या खंड बोलते हैं उनको। वापस बोलता हूँ मैं, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया ग्रेट चैनल बोलते हैं उसको। लघु अंडमान व निकोबार को क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। मिनिकॉय व लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। मालदीव व मिनिका को 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। और क्या पाक की खाड़ी कौन सी है, तो पाक स्टेट बोलते हैं उसको, पाक स्टेट बोला जाता है। ठीक है, ये अपने पास कुछ कुछ भारत के संबंधित महत्वपूर्ण चीजें थी जो अपने को ध्यान में रखनी होती है। फिर मैं कहूँ आपको और आगे हिमालय पर्वत और कुछ पर्वतीय भाग है, कुछ मैदानी भाग है, उसके बारे में डिटेल के साथ अपन एक एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यह एक तरह से रिवीजन क्लास है।
वापस बता रहा हूँ, यह क्या है, रिवीजन क्लास। इस रिवीजन क्लास में एग्जाम से पहले पहले सभी वीडियो या सभी टॉपिक के शॉर्ट वीडियो डालकर आपके सामने रख दूंगा। आपको सिर्फ उनको देखना है, आंख बंद करके सिर्फ सुनना है, क्योंकि मैं इतने आसानी से बोल रहा हूँ कि आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। कोई तामझाम यहाँ पे करके नहीं रखा हो, सिर्फ आपके सामने बैठा हूँ और आपके सामने एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, मेन प्रश्न के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फालतू की चीजें उसमें नहीं डाल रहा। इसलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। पटवारी परीक्षा, वीडियो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज है अपनी पटवार एग्जाम 2025 रिवीजन क्लास। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, इस चैनल को फैलाएं ताकि सभी को एकदम क्वालिटी के साथ एजुकेशन मिल सके। जय हिंद।